नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक निर्णय लिया कि सरेंडर नक्सलियों के पर दर्ज मामले वापस होंगे। मतलब ये कि नक्सलाइट सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025 लागू किया जाएगा, जिसके तहत एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। उप समिति के साथ साथ हर जिले में एक छोटी कमेटी बनेगी। लॉ डिपार्टमेंट के अनुशंसा पे उनसे राय लेने के बाद मामला कैबिनेट में जाएगा और अंततः कैबिनेट निर्णय लेगी कि किनके मामले वापस होंगे। ये बेहद ही पेचीदा और शासकीय तौर पे कहा जाए या राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो बेहद ही सरल काम के लिए सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही सरकार ने निर्णय का ऐलान किया, तत्काल सियासत शुरू हो गई कि आखिरकार सरेंडर नक्सलियों को पहले आपने रेड कारपेट बिछा के स्वागत करने का निर्णय लिया, अब उन पे दर्ज मामले वापस होंगे तो भविष्य में क्या। इसी भविष्य में क्या को तलाश में आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। जो नक्सली कभी बंदूकें चमकाते थे, अब गुलाब थामे टहल रहे हैं। और ऐसे नए नवेले शांति दूतों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की तैयारी है, जिसके लिए जिला स्तरीय समिति से लेकर कैबिनेट तक मुहर लगेगी। हर केस की गंभीरता तौली जाएगी और आत्मसमर्पित नक्सली के उत्कृष्ट व्यवहार की चकाचक रिपोर्ट भी बनेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, केस लिए जाएंगे वापस। मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति, परीक्षण कर मामले कैबिनेट में होंगे पेश। जिला में बनाई गई समिति करेगी प्रक्रिया, रिपोर्ट बनाकर भेजेगी पुलिस मुख्यालय। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित भेजेगा प्रस्ताव, कैबिनेट करेगा अंतिम अनुमोदन। सरेंडर नक्सलियों के अच्छे आचरण उन्मूलन में योगदान देखकर लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय अधिनियम और केंद्र सरकार से प्रकरणों के लिए भी ली जाएगी आवश्यक अनुज्ञा। कांग्रेस ने पूछा, आदिवासियों को नक्सली बताकर भेजा गया जेल, उनके लिए हो समीक्षा। सरकार का बड़ा फैसला जैसे ही सामने आया, विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने आदिवासियों को ढाल भी बना लिया। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल भेजा गया और अब आत्मसमर्पित नक्सलियों को राहत दी जा रही है। ऐसे में आदिवासियों को लेकर समीक्षा कब होगी? सबसे बड़ा सवाल है कि वो निर्दोष आदिवासी जो नक्सलियों के नाम से पिछले 15 साल में भी और अभी भी कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया है, उसका क्या होगा? उसका समीक्षा कौन करेगा? दोहरी नीति क्यों? उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार से शांति और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अधूरा और पक्षपातपूर्ण फैसला करार देने में लग गया है। सार कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कल तक जो पहाड़ उठाते थे, आज जरा मुस्कुरा दें तो फाइलें भी शर्म से खुद ही बंद हो जाएंगी। अब देखना होगा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा के बाद कितने मामलों में राहत मिलती है और ये कदम मैदान में कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या विषय है और क्यों इस पे सियासत हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक नया मसला उठाया कि आदिवासी जो जेलों में निरुद्ध है, जिन पे कई गंभीर या झूठे आरोप लगे हैं, उनकी समीक्षा कब की जाएगी। चले इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों से परिचय आपका करा देता हूँ।
हमारे साथ कांग्रेस की ओर से तेज तर्रार प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के और पेशे से अधिवक्ता संजीव शुक्ला जी है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी की ओर से के.एस. चौहान साहब है, आप विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के हर पहलू को करीब से जानने वाले के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, मैं आमतौर पर चर्चा की शुरुआत हमेशा विपक्ष से करता हूं, लेकिन आज मामला बेहद पेचीदा है। जब आप अपने शब्दों में समझाइएगा कि एक कमेटी बनी थी लगभग साल 2011 के आसपास में, जब एलेक्स पॉल मेनन के मामले के बाद, संभवतः 2013 के आसपास, माफ कीजिएगा, साल में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, एक कमेटी बनी थी कि जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने के लिए वो कमेटी काम करेगी। उस कमेटी का रिपोर्ट का कुछ अंश अगर आपके पास हो तो समझाइएगा। और दूसरा ये कि नक्सलाइट सरेंडर विक्टिम एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025 ये कितना लाभकारी होगा, थोड़ा सा समझाइएगा, फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाता हूं। चौहान साहब। अवधेश जी, बहुत ही गंभीर मामले में ये डिबेट रखी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे मेन बात यह है कि इसके तहत हम अपनी संविधान की विचारधारा और उस संविधान के हिसाब से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी देखते हैं। हमारा ये कहना है कि अपराधियों को नहीं, अपराध को खत्म करना है हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो गांधी जी का था। कई लोग ये बात अलग है कि कई लोग उनका नाम जरूर लेते हैं लेकिन उनका काम नहीं करते हैं, और जब उनका काम हो तो वो विरोध भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये कारागृह है वो सुधार गृह है, सजा गृह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही वो सुधर जाए और मुख्य धारा में या समाज में लौटने के लायक हो जाए, ताकि उसका जो दुष्परिणाम है या नेगेटिविटी है या जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो समाज को तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए उनको दूर रखा जाता है। उसके बाद उनको लौटने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सभी चीजें की गई हैं। अभी आपने 2013 की कमेटी की बात बोली। 2013 की कमेटी थोड़ी सी विलंब इसलिए हुई क्योंकि झीरम घाटी का जो झीरम कांड जो हुआ था हमारा दुर्भाग्यजनक, वो उसके कारण बहुत सारी चीजें जो थी वो आड़े आ रही थी, क्योंकि उसके लिए दूसरी समिति एक बना दी गई थी जिसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था ये वाली समिति को, जो कि जो एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए ये दोनों समितियों के अंडर में बहुत डिले हो रहा था, इस वजह से वो बहुत अच्छे से कारगर नहीं हो पाई। लेकिन आपको याद होगा कि भूपेश सरकार ने भी ऐसी कुछ कोशिश की थी कि हम जो आदिवासी जो यहाँ पर जो नक्सली हैं उनको हम लोग रिहा करने का या छूट देने का या केस खत्म करने का हम लोग निर्णय लेते हैं। तो इस निर्णय पे उन्होंने भी निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उसमें सोच विचार जरूर किया था। अभी दीपक बैद जी बोल रहे थे, ठीक है चौहान साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। बोल रहे थे कि 15 साल। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है चौहान साहब, मैं लौट रहा हूं। बेहद गंभीर विषय है, छोटा छोटा अगर बोलेंगे तो थोड़ी स्पष्टता रहेगी दर्शकों के लिए। मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार के शर्मा जी के पास जाता हूं, उसी कमेटी का जिक्र करता हूं जिसका जिक्र मैंने चौहान साहब से किया था। के जी, मुझे याद आ गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि 2011 में निर्मला बुच कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि साहब जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को छोड़ने के लिए कमेटी काम करेगी। 2014 में एक बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि लगभग 36 मामले को फिर से जमानत के लिए सिफारिश किया गया। उस वक्त एक रिपोर्ट आई थी के शर्मा जी, आपको अगर याद होगा, ये रिपोर्ट में कहा गया कि कमोबेश 2000 ऐसे निर्दोष आदिवासी जेलों में निरुद्ध है जिनके लिए ये कमेटी काम कर सकती है। लेकिन उन 36 मामलों में जो सिफारिश की गई थी जमानत की, उसका क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं, आपके पास होगा जरूर बताइएगा। और 2000 जब पहले से आदिवासी जेल में जो निर्दोष है, निरुद्ध है, उनका क्या होगा। एक दूसरा, आज जो कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है उसका असर धरातल पे कितना होगा, थोड़ा समझाइएगा के शर्मा जी। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभियोजन पक्ष है, सरकार है, वो किसी भी सार्वजनिक हित में मामले को वापस ले सकती है।
राजनीतिज्ञों के मामले सत्ता में आने के बाद देखिए राजनीतिक मामले वापस लिए जाते हैं। अभी भी उसी तरह से उप समिति बनाई गई है, कितने राजनीतिज्ञों के मामला वापस लिया जाना है। दूसरा चीज ये है कि वो उस समय भी ये जो जैसे जेल में बंद है उसको हम या सरकार कैसे उसको निर्दोष कर रही है, दूसरा विषय है। तीसरा ये कि निर्दोष है तो वो जेल में है तो क्या वो केवल मुखबिरी के शक में अंदर हुए हैं कि गांव के लोग हैं कि वो मुखबिरी करते हैं, पुलिस की मुखबिरी देते हैं इसलिए है, क्या किसी अपराध में उनकी संलिप्तता है कि नहीं। और पटनायक जो समिति बनी इसमें जो भूपेश सरकार ने बनाई उसमें भी इसी तरह से कमोबेश मामले थे, मामला वापस लेने के 4000 लोगों की बात आ रही थी। अभी भी आत्मसमर्पण और जो इसका कहना चाहिए कि जो गिरफ्तार हुए इनकी संख्या 4000 है। क्या दोनों में अलग अलग रवैया रहेगा? और जिनका जो झीरम कांड में जैसे जो आरोपी 9 गिरफ्तार हुए और 39 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनकी क्या स्थिति होगी? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये सब पूरे मामले में जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है, इतना आसान नहीं है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है। कोई कई हत्याओं में यदि आरोपी है उसको सरकार क्या वापस ले सकती है क्या? ये एक बड़ा विचार करने वाला विषय है। साथ ही जो लोगों ने शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों के या आम लोग जो वहां पे मारे गए हैं उनके परिवार की क्या इसमें राय ली जाएगी? क्या जिला स्तरीय समिति जब अपनी अनुशंसा भेजेगी डीजीपी को, पुलिस मुख्यालय को, क्या उनकी शर्मा जी मैं लौटता हूँ आपके पास। आपने बेहद गंभीर पॉइंट आउट किया कि जो शहीद हुए उनके परिजन से, जो लोगों को जान गंवानी गई, जिन लोगों को, उनके परिजनों से राय ली जाएगी। संजीव जी, आप अधिवक्ता भी है पेशे से और कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, जरा समझाइएगा एक बार। एक कमेटी फॉर्म की जा रही है जो जेलों जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं कि अब तक लगभग 5000 नक्सलियों ने लगभग आत्मसमर्पण किया है। पिछले 1 साल 1.5 साल में संख्या काफी बढ़ा है, लेकिन अब तक लगभग 5000 आदिवासियों ने, माफ कीजिएगा, नक्सलियों ने समर्पण किया है। सरकार उन्हें सुरक्षित करेगी, केस वापस लेगी। कितना संभव है धरातल पे, थोड़ा विश्लेषण कीजिए ना। अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को, आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जोहार। देखिए, आज एक ये ऐसा मुद्दा है जिसको मैं समझता हूँ आज गैर राजनीतिक रूप से इसमें संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं बस इतना सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो लोग लाल सलाम के शिरोधार्य नेता हैं उनको लाल कारपेट प्रदान न किया जाए, लाल कारपेट सुविधा उनको सरकार ना प्रदान करे। ऐसी ये मेरे व्यक्तिगत विचार सरकार के प्रति मैं जाहिर करता हूं। दूसरी बात, क्या सरकार ने अब आप सरकार से बात करेंगे तो कोई नए फैक्ट्री इंडस्ट्री जब आती है तो जन सुनवाई की जाती है, जनता की आम राय ली जाती है, ग्रामीणों की राय ली जाती है। इतना बड़ा फैसला कैबिनेट में लेने से पहले क्या सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो सुरक्षा बल, चाहे वो सीआईएसएफ के हो, चाहे बॉर्डर किसी भी बीएसएफ के हो, कोई भी जवान हो जो शहीद हुए हों, क्या उनके परिवारों से राय लेने की आवश्यकता क्या सरकार को नहीं लेनी चाहिए थी? क्या एक भी बार इतनी संवेदनशीलता सरकार में नहीं है कि एक बार जो नक्सलियों के द्वारा जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार ने अपने कोई किसी ने पति खो दिया, किसी ने बच्चा खो दिया, किसी ने अपने परिवार का मुखिया खो दिया, क्या उनके परिवार से, उस विक्टिम परिवार से क्या एक राय बनाने की आवश्यकता नहीं थी? यहाँ पर अवधेश जी, क्या इस सरकार को क्या आम जनता से बात करने की आवश्यकता नहीं थी जिसको आए दिन नक्सली अपना टारगेट बनाते हैं? क्या झीरम में शहीद उन नेताओं के, या मैं कहता हूं झीरम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, चाहे भीमा मंडावी जी हो, चाहे कोई भी विधायक रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नस्ली मामले में मारे गए हो, क्या उनके परिवारों से भी क्या इस पर सरकार ने बात की है? और क्या यदि सरकार वो बात करती तो क्या ये परिवार जिनकी मैं बात कर रहा हूं उल्लेख करके, क्या ये सरकार को ये राय करने देती कि आप हमारे लोगों को, मारने वाले लोगों को पहले आप लाल कारपेट बिछा के स्वागत करके आप उनको आत्मसमर्पण कराएं, उनको लाखों रुपया दें, उनको नौकरियां दें, उनको आम जनजीवन में शामिल करें और उसके बाद उनका केस भी माफ कर दें? ठीक है संजीव जी, ये गलत बात, बिल्कुल बेहद भावनात्मक मामला है। आखिरी बात, कंप्लीट। एक कमेटी की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की। ये ऐसी कमेटी नहीं थी भाई साहब, ये जस्टिस पटनायक की कमेटी हमारी सरकार भूपेश बघेल जी ने बनाया था, जिसमें वो जो निर्दोष आदिवासी हैं जिनको आपकी सरकार में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार में गलत मामले में फंसा करके, नक्सली बता करके आदिवासियों को जेल में भेजा गया था, उसके लिए हमने जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई थी जिसमें हजारों आदिवासियों को फायदा मिला।
ठीक। अगर आपको फायदा ठीक, देना है ठीक तो है। आदिवासियों को दीजिए। नक्सली प्रेम नहीं चलेगा, आदिवासी प्रेम चलेगा इस प्रदेश में। ठीक है। नक्सली प्रेम बंद संजीव जी, कीजिए। मैं लौटता हूं। दरअसल अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथी चौहान साहब यही समझा रहे थे कि बुच कमेटी और पट्टायक कमेटी में जो कॉन्ट्रडिक्शन था उसी का नतीजा रहा कि चीज़ों में थोड़ी सी लेट लतीफी हुई। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास। चौहान साहब जी, मैं समझाइएगा कि बड़ी भावनात्मक बातें निकल के आ रही साहब कि आपने रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया, ठीक है, अब आप मामले वापस लेंगे, इस पे थोड़ी सी भावनात्मक बातें आ रही है कि साहब क्या जिन सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई मातृभूमि की रक्षा करते हुए बस्तर में, क्या उनके परिजनों को विश्वास में लिया जाएगा? मैं लिया जाएगा कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने फौरी तौर पे कैबिनेट में निर्णय लिया। अब कमेटियां जब धरातल पे काम करेगी तो संभवतः ये क्लॉज हो कि उनसे भी राजकुमारी की जाए। अब जरा बताइएगा, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, कमोबेश ये दावा किया जा रहा है कि नक्सलवाद अंतिम चरम पे है, मतलब समापन की ओर है, इसका इस निर्णय का क्या लाभ मिलेगा नक्सलवाद के खात्मे के लिए? चौहान साहब। मिश्रा जी, सबसे मेन बात जो है, ये जो कदम बढ़ाया जा रहा है वो हमारे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये कदम क्यों बढ़ाया जा रहा है। और ये कदम पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बढ़ाया है। जब केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार थी तब भी ये कदम बढ़ाया गया था। फूलन देवी को माफ करवाया गया था, फूलन देवी को सांसद भी बनाया गया था, और कई ऐसे लोगों को जो हत्या में और जो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे थे उनको हटा के यूपीए सरकार ने उनको टिकट भी दी थी। ये भी किया गया था। दूसरी बात, जो अभी ये जो चीजें हो रही हैं, हमारा ध्येय सिर्फ हथियार छुड़वाना नहीं है, हमारा ध्येय उस नक्सलवाद विचारधारा को भी छुड़वाना है। हमारा ध्येय ये है कि हम उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ सके। उस क्षेत्र को तो मुख्य धारा में हम जोड़ रहे हैं, हम रोडें बिछा के या हम रेलवे लाइन बिछा के, लेकिन उनकी विचारधारा को भी मुख्य धारा में जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि अचानक ऐसे निर्णय ले लिए गए, तो मैं आपको बता दूं कि अचानक ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लिए हुए निर्णय या कोई भी सरकार ने लिए हैं, वो अचानक निर्णय नहीं लेती है। उसकी एक समिति बैठती है, वो सभी रिपोर्ट अपनी पेश करती है। ये निर्णय लिया गया है कि समिति बिठा के अगर जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम उन लोगों को चिन्हांकित लोगों को छोड़े जो कि हमारे संविधान के हिसाब से होता है, ना कि किसी एक आदमी के चाह लेने से। लाल सलाम को लाल कारपेट नहीं बिछाना चाहिए या बिछाना चाहिए, वो हम नहीं तय करते या कोई नेता तय नहीं करता है, वो हमारे संविधान के हिसाब से तय होता है। और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए एक समिति बैठती है, समिति समीक्षा करती है। समीक्षा की रिपोर्ट जब वो देती है तो संविधान के हिसाब से ये सभी चीजें निर्णय लिया जाता है। कोई एक आदमी जो बैठ जाता है या कैबिनेट की बैठक ये निर्णय नहीं लेती है। समीक्षा आएगी और उसको संविधान के हिसाब से ही उसको आगे अंकित किया जाएगा। ठीक है चौहान साहब, मैंने भी दरअसल यही बातें कही थी कि अब जब कमेटी धरातल पे काम करेगी तो संभवतः सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने अभी निर्णय लिया है फौरी तौर पे कि ऐसा किया जाना है। मैं लौटता हूं आपके पास। संजीव जी, आप जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिएगा, इस बात का भी उल्लेख करिएगा कि जब एक विचारधारा का समापन हो रहा है देश से लगभग 60 सालों बाद, तो उस जिस विचारधारा ने 60 सालों तक लोगों की जानें ली, हमारे सैकड़ों जवानों को शहादत देनी पड़ी, हजारों आम लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ा, ऐसे में जब विचारधारा का समापन हो तो उस समापन में इसे पूर्ण आहुति क्यों ना माना जाए कि साहब आप उन्हें दोष मुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आत्मसमर्पण पर्याप्त चीज थी जिसमें नक्सली मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे थे, और वो सभी सरकारें करती आ रही हैं। लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके हथियार छुड़ाना हमारी मानसिकता नहीं है, उनकी विचारधारा को खत्म करना मानसिकता है। लेकिन क्या
किसी को दोषमुक्त कर देना, भले वो कितना भी हार्डकोर नक्सली हो, कितना भी बड़ा हत्यारा हो, अगर उसको दोषमुक्त कर देना, अपराध उसका खत्म कर देना, अपराध भूल जाना, उसको क्षमादान कर देना, अगर इससे विचारधारा खत्म होती हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सलाह, क्या यही नियम, क्या इसी प्रकार से विचारधारा को खत्म करने की सलाह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए मेरे पास एक तिलस्मी, एक जादुई छड़ी है, आप उनका दोष समाप्त कर दीजिए, आप आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, आप आतंकवादियों को रिहा कर दीजिए, उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या है साहस इस प्रदेश के मुख्यमंत्री में कि देश के प्रधानमंत्री को दे? अगर विचारधारक बात हो, देखिए आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप नक्सलियों को समर्पित करा देंगे, उनका अपराध आप जो मुक्त कर देंगे, उसके बाद सरकार पास क्या नियम है, सरकार उनसे क्या कराएगी? सरकार पास उनको रोजगार देने के लिए क्या काम है? अडानी को माइंस देकर के उनके यहाँ गाड़ी की नौकरी देंगे। उनको जनप्रतिनिधि बनाया आप लोगों ने। मैं जवाब लेने तो पहले मैं जरा केके जी का रुख करता हूँ, उसके बाद मैं चौहान साहब आपके पास जवाब लेने आऊँगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ठीक है? केके साहब, केके जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मामला बेहद गंभीर है, इसका असर क्या होगा आने वाले समय में, कितना जो आदिवासी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मूल, उनके मनोदशा पे कितना प्रभाव पड़ेगा, जरा समझाइए ना एक बार केके जी। है कि जो पुनर्वास नीति 2025 है उसके अंतर्गत इनकी समीक्षा होगी। अभी ये तय नहीं कि कितने प्रकरण वापस होंगे, कौन दोष मुक्त हो जाएगा, क्या स्थिति बनेगी, इनका ब्रेन वॉश कितना हो पाएगा कि वो वापस जाके नक्सलाइट विचारधारा को छोड़ेंगे, हित में काम करेंगे, तमाम प्रकार की बातें हैं। तेलंगाना सरकार की क्या स्थिति रहेगी, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एक नक्सलाइट महिला जो है, जो छोड़ने के बाद वो जाके वहां मंत्री भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों की क्या नीति आती है, ये भी है। और दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि किस ढंग से जिला स्तर समिति से डिसीजन लिया जाता है, जो सुधार गृह की बात है, और जवाब लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? केके जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, समय रहा तो। चौहान साहब, संजीव जी ने बात सही कही कि साहब अगर आप एक विचारधारा को समाप्त करने के लिए इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो आतंकवाद भी एक बड़ा देश के लिए खतरनाक है। क्या ऐसी बातें राष्ट्रीय स्तर पे करना संभव हो पाएगा? चौहान साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत वैचारिक है और बेहद पेचीदा गंभीर मामला है। आप अपने हिसाब से बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा चौहान साहब। मिश्रा जी, सबसे मेन बात यह है कि केस टू केस रिफर किया जाता है कि इनको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, ये केस समाप्त किया जाए कि नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर केस और हर अपराधी को दे दिया जाता है। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिनको अपराधियों को यूपीए की सरकार ने, कश्मीर की सरकार ने छोड़ के उनको जनप्रतिनिधि भी बनाया है। हमने फूलन देवी को भी देखा है, जिसको टिकट किसने दी थी हम सब जानते हैं। समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान साहब आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया, लेकिन धरातल पे उसे लागू करने के लिए कितनी पेचीदगियां हैं, न केवल कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से और भावनात्मक रूप से, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।